आज के फोकस में हम यहाँ बात करेंगे किस तरीके से जब बाजार की आपको जानकारी हमने दी, कैसे रुझान बढ़ रहा है और इसके पीछे अगर देखा जाए तो कई ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से बढ़ोतरी नजर आ रही है। सबसे पहले अगर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो अनुमान है उनकी हम बात करें, इकोनॉमी वॉच की रिपोर्ट की बात की जाए जो कि अभी आई है, जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वो 6.5% रह सकती है। और इसके पीछे जो कारक बताए गए हैं उसमें वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की एक बात कही गई है, जिससे विकास की जो संभावनाएं हैं और प्रबल होंगी और मजबूत होती हुई नजर आएंगी। और साथ ही साथ विकसित भारत के लिए वित्तीय नीतियों का संतुलन बनाए रखने की जरूरत, इस बात का जिक्र इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे विकसित भारत की तरफ हम बढ़ सकते हैं। साथ ही वित्त वर्ष 2024 और 25 की तीसरी तिमाही की अगर बात की जाए तो इसमें जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.2% रही थी और इसके साथ साथ सरकार की जो पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो वृद्धि है, रिपोर्ट में कहा गया है कि वो अहम भूमिका निभाएगी, जिसके चलते अगर खासतौर से हम बात करते हैं आने वाले 20 वर्षों की, तो इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा निवेश की आवश्यकता है, क्योंकि ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे तमाम अवसर हैं, संभावनाएं हैं। और ऐसे में बढ़ती आबादी और बदलते आर्थिक ढांचे को देखते हुए जो बदलाव की ज़रूरत है उसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। इसके साथ साथ राज्यों की स्थिति को देखते हुए नीतिगत बदलाव ज़रूरी हैं, ये कहा गया है इस रिपोर्ट में। और साथ ही साथ जो सबसे अहम है, अगर हम बात करते हैं इस एवाई रिपोर्ट की, जो भारत की युवा आबादी है और बढ़ती कार्यबल आवश्यकताएं हैं उसमें बेहतर समन्वय हो, यानी कैसे जो युवा हैं उनके लिए ज़्यादा अवसर जो हैं निकल सकते हैं और साथ ही साथ जो आवश्यकता की पूर्ति है उसकी भी, यानी जितनी डिमांड निकल कर आती है वो सारी डिमांड जो है पूरी हो सके। तो फिलहाल यहाँ पे इकोनॉमी वॉच का जो अनुमान आया है वो हमने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा जो और अनुमान है, देखिए वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की विकास दर जो है 6.7% रहने का अनुमान ये वर्ल्ड बैंक ने पहले जता दिया था। इसके साथ ही आपको बता दें वैश्विक वृद्धि दर जो है वो देखिए महज 2.7% से अधिक रहने का अनुमान है, जबकि भारत की 6.7% रह सकती है। वहीं अगर हम IMF की बात करते हैं तो IMF के अनुसार भारत की जो GDP ग्रोथ है यानी विकास दर है 6.5% रहने का अनुमान IMF ने भी जताया है। RBI की अगर बात की जाए तो RBI के अनुसार आप देख सकते हैं वित्त वर्ष 2026 के लिए जो GDP वृद्धि दर है करीब 6.7% रहने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा जो अलग अलग रेटिंग एजेंसी हैं, मूडीज की बात की जाए, S&P ग्लोबल की हम बात करें, क्रिसिल की बात करें, तो उसके अनुसार भी जो विकास दर है करीब 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। यानी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विकसित भारत की एक मजबूत आधार की जब बात की जाती है तो वो अब हमारी जो अर्थव्यवस्था है दमदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और ये प्रदर्शन जो है 2025-26 में भी जारी रहेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो फिलहाल जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, प्रोफेसर हैं वाणिज्य विभाग में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जिस तरीके से अभी इकोनॉमी वॉच ने अपना अनुमान जो जताया है 6.5% की वृद्धि दर की बात कही गई है, और इससे पहले वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, IMF की बात की जाए, मूडीज़ की बात करें, S&P ग्लोबल की बात की जाए, कहीं ना कहीं सभी में एक बात जो कॉमन है, जो प्रमुखता के साथ है, वो ये कि वैश्विक स्थिति जो है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था भारत इस वर्ष भी बना रहेगा, वित्तीय वर्ष में। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि जो भारत अभी भी सबसे तेज गति से विकसित करने वाला देश है, अगर मैं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करूं। जी। और उसकी कुछ वजह भी हम पिछले 5-6 सालों से देख रहे हैं, क्योंकि वो एक दिन में नहीं हुआ। 5-6 सालों में सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि सरकार का स्थायित्व की एक स्टेबिलिटी है सरकार में। और जब सरकार में स्टेबिलिटी होती है, सरकार की पॉलिसीज में स्टेबिलिटी होती है, तो हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से सरकार की पॉलिसीज, चाहे वो फिस्कल पॉलिसीज हो, मॉनेटरी पॉलिसीज हो या दूसरी तरह की योजनाएं हैं, उसमें जी। स्टेबिलिटी बनी हुई है। और जब स्टेबिलिटी होती है तो इन्वेस्टमेंट का एक अनुकूल वातावरण बनता है। जी। आज हम देखते हैं न केवल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बल्कि बाहर के इन्वेस्टर्स भी हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए आतुर रहते हैं, जी। क्योंकि एक हमने इन्वेस्टमेंट का पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाया है। हमने शुरुआत की मेक इन इंडिया से, और उसके बाद चलते चलते जो हमारा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जो कैपेक्स का एक्सपेंडिचर हुआ, और साथ साथ जी। पिछले बजट में जो हमने देखा इनकम टैक्स में काफी रियायत दी गई, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दिया गया। जी। आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो हमारा विकास अभी हुआ है या आगे होने वाला है, उसमें डोमेस्टिक डिमांड, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में हो,
उसका जी, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्फ्लेशन हमारा बिल्कुल कंट्रोल में है। उसके जी। चलते हम देख रहे हैं कि आरबीआई ने पीछे रेपो रेट में गिरावट की थी और आगे भी उम्मीद है कि वो हुँ, गिरावट गिरावट होगी। तो मेरे को लगता है आने वाला जो प्रोस्पेक्ट है हमारा बहुत ही अच्छा और जी। सुंदर होने वाला है। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन जिस तरीके से इकोनॉमी वॉच की रिपोर्ट की अगर खास तौर से हम बात करें तो इसमें ना सिर्फ एजुकेशन और उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर यानी शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र जो है उस पर एक तरीके से फोकस किया गया है और बताया गया कि कैसे अगले जो करीब 2 दशक हैं यानी अगले जो 20 वर्ष हैं उसमें यहाँ पे ज़्यादा जो अवसर हैं वो निकलते नजर आएंगे। कैसे ये जो दोनों क्षेत्र हैं रोजगार की जो अनेक अवसर हैं उनका भी सृजन करेंगे। देखिए, हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन डिविडेंड की, कि हमारी जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और उस जनसंख्या में जो यूथ का कंपोनेंट है वो काफी बहुत अच्छा है। अगर हम दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करें तो हमारी जो युवा वर्ग है जी, उनको नौकरियों के अवसर देना, कौशल विकास करना और साथ में हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को स्वास्थ्य की सेवाएं मिल सके, देश के हर कोने में मिल सके, उसके लिए जरूरी है कि हमें एजुकेशन और हेल्थ में जितना इन्वेस्टमेंट हो सके वो हमें करना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि राज्य सरकारों की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम्म, एजुकेशन और हेल्थ ये राज्य सरकार के अंतर्गत भी आते हैं। तो जी, सरकार तो अपनी स्कीम बना रही है, लेकिन जब तक सब मिलकर इस ओर प्रयत्न नहीं करेंगे तो हम्म, हमारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड और बढ़ती हुई एजुकेशन को हम कौशल विकास के अवसर नहीं दे पाएंगे। जी, नौकरी के अवसर तो जब इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा और जो हो रहा है, नौकरी के अवसर आ रहे हैं, लेकिन हम्म, उन नौकरी के अवसरों के साथ साथ जिस हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसको कोप अप करने के लिए एजुकेशन लेवल और साथ में कौशल विकास दोनों बहुत जरूरी है। और साथ साथ जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं जब तक नहीं मिलेगी तो हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वो जी, नहीं हो पाएगा। तो दोनों क्षेत्र ऐसे जिसमें काफी संभावनाएं हैं और हम्म। आने वाले मेरे को लगता है 10 सालों में उसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जी, क्योंकि और ख़ास तौर से जो आप बता रहे हैं जो आवश्यकता है, अगर पिछले 10 वर्षों की हम बात करें तो शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए या ख़ास तौर से स्वास्थ्य क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ भी एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। उच्च शिक्षा के अलग-अलग संस्थानों की हम बात करें या जब हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं तो नए एम्स की बात की जाए, जिस तरीके से इनकी संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है, क्या उसी को हम मान सकते हैं कि यही जो है हमें आगे भी नज़र आएगा? देखिए, आज भी हमारे देश में आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है। जी, लेकिन ये काफी नहीं है, उसके साथ साथ हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा एम होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट्स में एक मेडिकल कॉलेज, सरकार ने पहले बोला भी था और उस और काम भी चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल हो, जिससे कि जी, लोगों को वहाँ सुविधाएं वहीं पर मिल सके। और जहां तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की बात है, हुँ, आज जिस तरह से पूरे देश में इसका जाल बिछा है, तो और लोगों को उसका भरपूर फायदा हो रहा है। मेरे हुँ, को लगता है वो बहुत अच्छा कदम है और इसको हमें और आगे लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी अच्छे हॉस्पिटल्स को बनाने की जरूरत है। जी, और यही बात इन्होंने ईवाई की रिपोर्ट ने भी कहा है और सरकार का भी ये पीछे रुझान रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में और बेहतरी की जरूरत है और लोगों को उनके स्टेप पर, डोर स्टेप पर जी, स्वास्थ्य की सेवाएं मिले। तो ही हमारी आयुष्मान स्वास्थ्य योजना भी कारगर होगी, क्योंकि लोगों को जब हम इंश्योरेंस से कवर कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, तो उसके साथ साथ हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, चिकित्सा सेवाओं की फैसिलिटी भी उनको मिलनी चाहिए। तो हुँ। मेरे को लगता है कि इसमें काफी संभावनाएं हैं और उन संभावना के हिसाब से उसमें आने वाले दिनों में काफी उसमें निवेश भी होने वाला है। जी, बिल्कुल, काफ़ी बड़ी ये योजनाएँ, महत्वाकांक्षी योजनाएँ सरकार की जिसकी वजह से जो बड़ा बदलाव आया है, वो भी हम देखते हैं कैसे इसके ज़रिए सामाजिक और आर्थिक विकास जो है उनका सामंजस्य बैठाता हुआ नज़र आता है। लेकिन इसके साथ-साथ अनिल जी अगर देखा जाए क्योंकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो वित्तीय अनुशासन है, उसको जो बढ़ावा दिया गया है और उसमें लगातार इज़ाफ़ा हम देख रहे हैं। इसकी क्या भूमिका आपको नज़र आती है? देखिए, ये तो हमारे 3 साल के आप बजट उठा लीजिए। अब जब कोविड के पीरियड में हमारा क्या फिस्कल डेफिसिट होता था और आज हम फिस्कल डेफिसिट बिल्कुल उसको 4% के आसपास ले आए हैं। आज हुँ, हमारा इन्फ्लेशन 4% के आसपास चल रहा है। जी, ये मैं लगता है कि बहुत बड़े जो एक अचीवमेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था का और किस तरह से हम अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं।
माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से झुकाव रहा है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, जो भी स्कीम करें उसको अनुशासन में रहकर करने की जरूरत है। और अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी इस बजट के माध्यम से और पहले के बजट के माध्यम से भी ये साफ किया है कि अगर आप फिस्कल डिसिप्लिन में रहेंगे, डेफिसिट कम करेंगे, तो हम आपको और अनुदान करेंगे जिससे वो पैसा आप विकास के अंदर खर्च कर सकें। जी, बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर अनिल, जब हम बात करते हैं राज्यों की, जैसा आपने कहा कि विकास में राज्यों की जो भूमिका है वो भी काफ़ी अहम हो जाती है। केंद्र सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन किस तरीके से जब हम बात करते हैं कि अलग अलग राज्यों के विकास की समानता की अगर बात की जाए, उनके बीच एक बेहतर संतुलन, बेहतर समन्वय बनाना, क्या ये एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि कुछ राज्य की सरकारें, जो केंद्रीय सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई, इसको क्यों लागू नहीं कर रही थी? क्यों अपने राज्य के लोगों को उन योजनाओं से वंचित कर रही थी? जी, आज अगर मैं आयुष्मान भारत योजना की भी बात करूं, कुछ सरकारों ने अभी भी इसको लागू नहीं किया है। बिल्कुल। क्यों लागू नहीं करते? इतनी बढ़िया योजना है, दुनिया में सबसे बड़ी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना है। जी। उसको लागू करने में कोई, कुछ लोगों को तो फायदा हो रहा है। जो सरकार, जब तक दोनों सरकारें, हुँ, केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन राज्य सरकारों को, और जब मैं राज्य सरकार कहता हूं, सभी राज्य सरकारों की बात करता हूं, उनको जब तक वो साथ मिलकर काम नहीं करेंगी तो एक संतुलित विकास संभव नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों हो कि कुछ राज्य बिल्कुल पिछड़ जाएं और जी, कुछ राज्य इस स्पर्धा में बहुत अच्छे आ जाएं? आज हम देख रहे हैं कुछ इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं, तो वो ठीक नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। बहुत जी। बड़ी ये चुनौती है कि जो राज्य सरकारें उन योजनाओं को लागू नहीं कर रही हैं या फिस्कल डिसिप्लिन में नहीं रह रही है, उनको हमें कोशिश करनी चाहिए, केंद्र सरकार को भी। और मेरे को लग रहा है कोशिश जारी है कि वो भी साथ में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका प्रयास। जी। जब तक सबका प्रयास नहीं होगा तो जो हम विकसित भारत 2047 में हमारा लक्ष्य है, उसमें हम खरे नहीं उतर पाएंगे। जी, यानी जो विकसित भारत हमारा लक्ष्य है, उसको पाने के लिए कहीं न कहीं जो विकसित राज्य हैं, जिसका ज़िक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर करते हैं कि पहले हमें देश से पहले जो राज्य हैं, उनको विकसित बनाना होगा। और उसी कड़ी में कई तरह के अलग-अलग कार्यक्रम जो हैं, वो भी हमने देखे हैं। तो अब मान सकते हैं अनिल जी कि एक फ़ोकस जो है राज्यों के विकास पर भी है सरकार का? बिल्कुल है, राज्य के सरकारों के ऊपर। और अधिकतर जितनी भी विकास की योजनाएं हैं वो राज्य सरकारों के अधीन आती है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। आज कृषि में और रूरल डेवलपमेंट में काफी कुछ काम करने की जरूरत है, और ये क्षेत्र ऐसे हैं जो राज्य सरकारों के पास आते हैं। जी। एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हेल्थ, ये सब राज्य सरकारों के विषय है। तो राज्य सरकारों को यह समझना चाहिए कि हमें इन विषयों पे जो हमारे अधीन आते हैं उनके ऊपर काम करना होगा, और जी। हमारी जनता को, हमारे लोगों को इसका फायदा विकास का होना चाहिए, मिलना होगा। बिल्कुल। और ख़ास तौर से डॉक्टर अनिल, आप हमारे जो दर्शक हैं उनको और बेहतर ढंग से समझा पाएंगे, क्योंकि अब से पहले जब हम साक्षरता दर की बात करते थे उसमें जिस तरीके से सुधार हुआ है, आज के समय में आईआईएम की संख्या की बात की जाए या और जो विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्याओं की बात की जाए, जो देश की आबादी जो बढ़ रही है उसके साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो सरकार द्वारा किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र की अगर ख़ास तौर से बात की जाए, क्या माना जाए कि हर किसी को जो अवसर हैं वो मिल सकें, इसके लिए पहले से ही सरकार हम कह सकते हैं अपनी नीतियों को बनाकर चल रही है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, उसमें लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित किया हुआ है कि हमें कम से कम 50% तक उच्च शिक्षा में ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को लेके जाना है। जी। उसकी दिशा में काम करने के लिए हमें अनेक नए विश्वविद्यालयों की जरूरत होगी, अनेक कॉलेजों की जरूरत होगी, और साथ में स्कूल एजुकेशन को हमें 100% जीएफआर तक लेके जाना है। जी। तो इसमें जो शिक्षा नीति है उसमें न केवल विस्तार की बात, बल्कि शिक्षा में गुणवत्ता कैसे लाए उसकी भी बात की हुई है। और काफी हद तक देश के काफी हिस्सों में काफी राज्य सरकारों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है, और कुछ राज्य सरकारें जो अभी तक लागू नहीं कर पाई है, मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्दी वो उनको लागू करेगी। तो जो हमारा एक लक्ष्य है कि हमारी पॉपुलेशन को, हमारी जनसंख्या को न केवल साक्षर करना है, जी। बल्कि उच्च शिक्षा के अवसर भी प्रदान करने हैं।
साथ में सरकार ने कौशल विकास केंद्र जगह जगह लाखों का कौशल विकास केंद्र इस देश में खोले हैं, जिससे जो हमारे युवा हैं वो न केवल शिक्षित हों बल्कि वो इस तरह से शिक्षित हों कि वो नौकरी के अवसर उनको मिल सकें। तो उस दिशा में, दोनों दिशा में बढ़ चढ़कर काम हो रहा है। जी अनिल जी, ये तो दो मुख्य कारक हैं ही, शिक्षा और स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा और कौन से आपको मुख्य कारक लगते हैं जब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत विजन की और जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती देने के लिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कहूंगा, जिसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। जी। आज भी सरकार के पास लक्ष्य है 25,000 किलोमीटर्स के जो हाईवेज हैं उनको वाइडन करना है, 6 लेन हाईवेज बनाना है। जी। और आने वाले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए का इसमें निवेश होने की संभावना लग रही है। सरकार ने ऐसा बोला भी है। मेरे को लगता है कि उससे न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में इजाफा होगा, बल्कि जब सरकार ने इस तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो उसका इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इससे जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो सीमेंट का क्षेत्र हो, जी। चाहे वो इसका स्टील का क्षेत्र हो, या जहां तक नौकरी देने की बात है, नौकरी की बात हो, उन सब में इजाफा होता है। तो ये सरकार का जो रुझान है वो हमेशा से कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रहा है। और साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर है जी। वो भी साथ में पड़ रहा है, साथ में जा रहा है। पीछे कुछ उसमें कमी थी, लेकिन अब जैसे इंटरेस्ट रेट में भी कमी आई है। और दूसरा, सरकार की नीतियां बिल्कुल स्थायी हैं, सबको पता है, बहुत अच्छा माहौल है, इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा माहौल है, विदेशी निवेशक भी इस देश में इन्वेस्ट करने के लिए आतुर हैं। अभी 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो अभी कुछ दिनों में ही आ गया। जी तो ये बिल्कुल। दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हमारे देश के ऊपर है कि हमारे देश में पॉलिसीज भी स्टेबल रहेंगी, बहुत अच्छा माहौल है बिजनेस करने का। और ये प्रोजेक्शन भी है कि आने वाले साल में, अगले साल में जी। अर्निंग्स, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो भी डबल होने की उम्मीद है, जैसा ऐसे आशंका और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर, और यही वजह है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है और मजबूत होती नजर आ रही है, जिससे विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसकी तरफ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जाना आपने किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और जो विकसित भारत का विजन है उसकी तरफ लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और तीव्रता के साथ, गति के साथ। फिलहाल हमें भी आगे बढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुक रहे हैं।